गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। फ्री फॉल से हम क्या समझते हैं, देखिए मान लेते हैं अज्यूम आपके हाथ में बॉल है और उसको हम किसी कुछ ऊंचाई से ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमने उसको ड्रॉप किया है। फिर वो नीचे जमीन में आके टकरा जाती है। फ्री फॉल हम तब बोलेंगे, अब इस केस में जो बॉल जब नीचे टकराई, सो इट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो अर्थ की ग्रेविटी है इसको अपनी तरफ खींच रही है। ये फ्री फॉल, ये जो खिंचाव है, ये फ्री फॉल तब कहलाएगा जब सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे गिर रही हो और दूसरी कोई फोर्सेस या तीसरी कोई फोर्स इस पे एक्ट ना कर रही हो, तब इस बॉल का जो फॉल होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। We assume that this free fall has no air and other resistive forces. इस फ्री फॉल में कोई एयर और दूसरी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लग रही होती, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉल जब नीचे गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। पर क्या असलियत में हमें फ्री फॉल देखने को मिलता है? रियलिटी में देयर आर फोर्सेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही होती है। देयर आर फोर्सेस दैट रेजिस्ट दिस फ्री फॉल। फोर्सेस क्यों आती हैं? बिकॉज बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रही है, वो जो स्पेस है दैट इज नॉट एम्प्टी, उस स्पेस में, उस जगह में हवा भरी हुई है और ये हवा एज ए फ्लूइड ये अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्सेस लगाती है, उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है, जो कि फ्री फॉल नहीं तब रह जाता। और ये कौन सी फोर्सेस हैं जो कि ऊपर की तरफ बॉल को धक्का देती हैं एयर की वजह से? ब्रॉड कैटेगराइजेशन करें तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है और दूसरी बॉयंट फोर्स है। ये दो फोर्सेस मिलके बॉल को ऊपर की तरफ धक्का देती हैं, जिसकी वजह से जो फ्री फॉल जिसको हम बोल सकते हैं वो नहीं रह जाता, बिकॉज अदर फोर्सेस आर आल्सो एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट। और ये जो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं दे एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फॉल। जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही हैं, ये फोर्सेस, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और बॉयंट फोर्स, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज ऊपर की डायरेक्शन में लगती है और इस फॉल को रजिस्ट करने की कोशिश करती है। चलिए आइए समझते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या है और बॉयंट फोर्स क्या है। पहले विस्कस फोर्स को समझते हैं। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जिसका अगर फॉर्मूला बोला जाए दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। अभी कैसे डिराइव हुआ वो दैट वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। अभी हम सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। 6 पाई ईटा आर वी, 6 कांस्टेंट है, पाई इज कांस्टेंट दैट इज 3.14, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इस केस में एयर है तो एयर की विस्कोसिटी को ये दर्शाता है। आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, ये बॉल है उसका जो रेडियस है दैट इज आर, एंड v is the velocity of the ball। जब बॉल को आपने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, it start gaining velocity, स्पीड वो गेन करना स्टार्ट कर देती है, वो v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये विस्कोसिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस केस में जो फ्लूइड है हमारा एयर है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, टू द चेंज इन इट्स शेप। अब देखिए इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमने बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, बॉल नीचे गिरने से पहले एयर में से पास करती हुई नीचे गिरेगी। अब ये जो एयर है इट इज मेड अप ऑफ लेयर्स, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, एक के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे बनी हुई है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स। जो बॉल के बिल्कुल साथ में जो लेयर्स हैं, जब बॉल नीचे गिर रही है वो भी लेयर उसके साथ ड्रैग होती हुई नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ये देख लीजिए, हम बोलते हैं लेयर 1 ले लेते हैं जो कि बिल्कुल जस्ट इन विसिनिटी, बिल्कुल पास में है बॉल के, वो भी उसके साथ नीचे ड्रैग होती हुई चली जा रही है। और जो दूसरी लेयर है दैट इज जस्ट क्लोज टू द फर्स्ट लेयर, वो भी नीचे आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज पहली लेयर नीचे आ रही है तो उसी के इन्फ्लुएंस में दूसरी लेयर भी नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से पहली लेयर नीचे आ रही है, वो उतनी स्पीड से नीचे नहीं आती, उससे कुछ कम स्पीड से नीचे आती है, कुछ लैग होता है। और कितना लैग है वो उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करता है।
मान लिया 1 स्पीड से नीचे आ रही है, सेकेंड लेयर कम स्पीड से नीचे आ रही है। वो कम स्पीड से इसलिए नीचे आ रही है बिकॉज इनके बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो एक लेयर दूसरी लेयर को ऑफर कर रही है। वो कितना है वो उसकी विस्कोसिटी बताती है। अगर एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा फ्रिक्शन है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अगर कम है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। मान लिया फर्स्ट लेयर तेजी से नीचे आती है, दूसरी लेयर भी तेजी से आ रही है लेकिन कुछ लैग है, तो उनके बीच में विस्कोसिटी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। लेकिन अगर पहली लेयर काफी नीचे आ जाती है, दूसरी लेयर इतना नीचे नहीं आ रही जल्दी, तो उनके बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो अगर हम देखें जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के। जो विस्कस फोर्स है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी फ्लूइड, अगर बॉल किसी फ्लूइड में एयर के मुकाबले, मान लिया अगर हमने इसे हनी में डाला, ज्यादा विस्कस है एयर के मुकाबले, तो जो विस्कस फोर्स है हनी ज्यादा ऑफर करेगा एयर के मुकाबले। तो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द बॉल। अगर हम बड़े रेडियस की बॉल लेंगे तो वो ज्यादा विस्कस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती जाएगी बॉल की, जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो उतनी बढ़ती जाएगी, उतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी इसको नीचे गिरने से, उतना रोकने की कोशिश करेगी। तो देखिए जैसे आपने बॉल को ड्रॉप किया, जब आपने ड्रॉप किया इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई तो साथ में जो विस्कस फोर्स है, आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो ये तो बात हुई विस्कोसिटी की। अब हम बात करते हैं बॉयंट फोर्स की, जो कि वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने महसूस किया होगा, एक बाल्टी है, उसमें बकेट है, उसमें पानी है, उसके ऊपर अगर आप कोई बॉल रखते हो या अपना मग रखते हो तो वो एक अपवर्ड फोर्स महसूस करता है। बॉल का या मग का जो एपरेंट वेट है वो कम निकल के आता है, बिकॉज जो रियल वेट है उससे कम निकल के आता है, क्योंकि जो पानी है, फ्लूइड है, वो बॉयंट फोर्स डाल रहा है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से जो बॉल है, जब हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो जो बॉयंट फोर्स है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं इसको ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, तो जिसकी वजह से बॉयंट फोर्स डेवलप होती है। और ये जो बॉयंट फोर्स है, इट इज द अपवर्ड थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना वॉल्यूम ये फ्लूइड का डिस्प्लेस करेगी ये ऑब्जेक्ट, उस वॉल्यूम का जितना वेट होगा उतनी अपथ्रस्ट ये बॉल महसूस करेगी। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, बॉयंट फोर्स होता है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड। इस बॉल ने कितना मास डिस्प्लेस किया फ्लूइड का इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतने वैल्यू की, इतने अमाउंट की ये अपवर्ड फोर्स महसूस करेगा बॉल। अब मास ऑफ द फ्लूइड को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, बिकॉज मास है प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम और डेंसिटी का। तो मास ऑफ द फ्लूइड को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों फोर्सेस हो गई, बॉयंट फोर्स और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये दोनों ऊपर की तरफ लगती हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बोथ फोर्सेस एक्ट टुगेदर एंड अपोज द फॉल ऑफ द बॉडी। ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका वेट उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, धरती इसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन बीच में एयर है, एयर विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है। तो बॉयंट फोर्स एंड द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज acting in the upward direction while the weight is acting in the downward direction due to acceleration of the gravity. अब ये दोनों फोर्सेस जुड़ के इसके मोशन को, इसको नीचे जो गिर रहा है उसको अपोज करती हैं। समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। When the force of gravity balances with the viscous force and the buoyant force, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट है बैलेंस आउट हो जाता है विद द विस्कस फोर्स एंड द बॉयंट फोर्स, इन दोनों को जोड़ के उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से समझते हैं, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है एंड इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी,
इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। बॉइंट फोर्स लग रही है, साथ में विस्कस फोर्स लग रही है। विस्कस फोर्स अभी हमने देखा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है बॉल की, वैसे वैसे उसकी विस्कस फोर्स भी बढ़ती जा रही है अपर डायरेक्शन में। एक स्टेज ऐसी आती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स का जो सम होता है वो उसके वेट के बराबर आ जाता है। उसके बाद जो नेट एक्सेलरेशन होता है बॉडी में वो 0 हो जाता है, और उसके बाद जिस वेलोसिटी से वो नीचे आती है वो कांस्टेंट रहती है, उसी वेलोसिटी से वो नीचे आने लग जाती है, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स ने आपस में बैलेंस आउट कर दिया। एक्सेलरेशन 0 हो गया, आई मीन टू से नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया। और वो वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस बैलेंस्ड आउट, नेट एक्सेलरेशन बिकम्स 0, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हम मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेट करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर बी। बी को हमने vt से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बैलेंस आउट हो गई। साथ में बॉइंट फोर्स, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हमने इक्वेट कर दिया। मास जो है दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास किसका है? बॉल का वॉल्यूम, और डेंसिटी बॉल की दैट इज प्रोडक्ट, मास उसका प्रोडक्ट होता है। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, vt को, टर्मिनल वेलोसिटी को, वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये दोनों इक्वल है, बिकॉज जितनी बॉल की वॉल्यूम है उतनी ही उसने वॉल्यूम फ्लूइड की डिस्प्लेस कर दी, यानी कि एयर की डिस्प्लेस कर दी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस इज द सेम थिंग। तो इसको, वॉल्यूम ऑफ बॉल को और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस को हमने इक्वल कर दिया, जिसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये v बॉल और v फ्लूइड को हमने v के बराबर कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब वॉल्यूम इज व्हाट? स्फीयर है, एक स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल शेप की है, तो उसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर उसका रेडियस है। तो वॉल्यूम की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मैं चीजों को ट्रांसपोज करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो जो मेरी टर्मिनल वेलोसिटी है वो निकल के आती है 2/9 इंटू आर स्क्वायर, आर रेडियस ऑफ द बॉल, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 है। ब्रैकेट स्टार्ट, डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड में इसमें एयर है तो डेंसिटी ऑफ एयर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी जो हमारा फ्लूइड है वो एयर है, तो हम इसमें विस्कोसिटी ऑफ एयर लेंगे। तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। तो हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो बॉल है उसके रेडियस का स्क्वायर है, डेंसिटी ऑफ द बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। देखिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है फ्लूइड की तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन ए रेन बॉल ऑफ 2 mm रेडियस, एक रेन ड्रॉप है जिसको हमने स्फेरिकल शेप ले ली है, उसका रेडियस 2 mm है, इट फॉल्स थ्रू द एयर, उसकी हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स, जो चीजें हमें गिवन है दैट इज डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप 1000 kg per meter cube, पानी की है तो पानी की हमने डेंसिटी ले ली। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 kg per meter cube। विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 into 10⁻⁵ पास्कल सेकेंड्स। तो ये पैरामीटर्स, ये चीजें हमें गिवन है, इसके बेसिस पे हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है कि रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो भी हमने फॉर्मूला देखा है, 2/9 into r square into g into ब्रैकेट स्टार्ट, डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ एयर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ एयर। ये सब वैल्यूज हमें दी हुई हैं। इन सब वैल्यूज को अगर हम डालते हैं इस इक्वेशन में तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है रेन ड्रॉप की वो निकल के आती है 480 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 480 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी में उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेट ऑफ द रेन ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी प्लस द बॉइंट फोर्स, और इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो नहीं बढ़ेगी। पर क्या असलियत में ऐसी चीजें होती हैं? प्रैक्टिकल, अगर हम रियलिटी में बात करें तो जो
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट नेवर बिकम्स जीरो, ऑल्दो हम इट वेरी बिकम्स क्लोज टू जीरो, जो नेट फोर्स है इट बिकम्स वेरी क्लोज टू जीरो, पर असलियत में ऐसा नहीं होता है, हम बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं पर एक्सेलेरेशन फिर भी बहुत कम रहता है। चलिए एक ब्रेन टीजर करते हैं। क्या आप कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रेन ड्रॉप बिफोर रीचिंग द टर्मिनल वेलोसिटी? क्या आप पता लगा सकते हो कि जो अभी हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाली रेन ड्रॉप की, दैट इज 480 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 480 मीटर पर सेकेंड पर आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, कितनी हाइट से इसको ऊपर से गिरी हो तब कि ये 480 मीटर पर सेकेंड के टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाए? तो क्या उसको निकाल सकते हैं हम? कोशिश करते हैं हम। वी कैन यूज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्मूला। हम मानते हैं ये जो रेन ड्रॉप है एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हुई ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम जो थर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन मोशन की, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस। v स्क्वायर इसकी फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने टर्मिनल वेलोसिटी ले लिया 480 मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने मान लिया 0 कि ये ऊपर से ड्रॉप हुई और नीचे आना स्टार्ट हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0। एक्सेलेरेशन और जो s है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, g इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हमने 9.8 लिया है। पर अब बात सोचने वाली है, 9.8 हम तब लेते हैं व्हेन देयर इज अ फ्री फॉल। रेन ड्रॉप और धरती के बीच में कोई जो एयर रेजिस्टेंस ना हो, ये आइडियल सिचुएशन में हम 9.8 लेते हैं, लेकिन विस्कस फोर्स है, बॉइंट फोर्स है, जो कि इसके जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इसको 9.8 से कम कर देगी। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि बॉइंट फोर्स और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ लगेगी, तो जो नेट एक्सेलेरेशन दैट वुड बी लेस देन 9.8। हम फिर भी 9.8 पुट करते हैं और उसके बेस पे निकालते हैं कि कितनी हाइट से रेन ड्रॉप को गिराया जाए कि ये 480 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाए। तो अगर हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारी जो s है डिस्प्लेसमेंट दैट कम्स आउट टू बी 11.7 किलोमीटर। सो व्हेन g इज 9.8 तब डिस्प्लेसमेंट हमारी 11.7 किलोमीटर आती है, लेकिन g इसमें कुछ कम है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जो g को नेट g को कम कर देगी। तो ऑब्वियसली जब g 9.8 है 11.7 आ रहा है, g 9.8 से कम होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है इट वुड बी मोर देन 11.7, यानी कि 11.7 से भी ऊपर से रेन को आना पड़ेगा तब जाके ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर पाएगी धरती में टकराने से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।